अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, अमेरिका और इजराइल की जानिब से ईरान पर किए जाने वाले हमले के बाद पूरे खित्ते की सूरत हाल कशीदा हो गई है। सूरत हाल में यह कशीदगी ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद देखने में आई। हफ्ते के रोज ईरान के सरकारी जराए ने इस बात की तस्दीक की कि हालिया हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद हो गए हैं, जिसके बाद ईरान की जानिब से बहरीन में वाक़े अमरीकी नेवल बेस समेत गल्फ ममालिक में अमरीकी दिफाई तनसीबात पर ना खत्म होने वाला हमलों का एक सिलसिला शुरू हो गया, जो कि अब तक जारी है। आज भी ईरान की जानिब से सऊदी अरब के शहर रास तनोरा में रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया गया है, जिसके बाद रिफाइनरी को मुकम्मल बंद कर दिया गया है। हालिया जंगी सूरत हाल जहां एक जानिब खित्ते के लिए खतरे का बाइस बन गई है, वहीं दुनिया की तिजारत भी इससे मुतासिर हो रही है। अबनाए हुर्मुज जो कि दुनिया की तिजारत के लिए एक अहम गुजरगाह है, ईरान के हमले के बाद इसको भी तिजारत के लिए बंद कर दिया गया है। ईरान की जानिब से सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत का बदला लेने का ऐलान भी सामने आया है, जिसके बाद ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है कि यह जंग कब खत्म होगी। अमेरिका के इस हवाले से यह कहना कि उसकी जानिब से ईरान पर अगले 4 हफ्तों तक हमलों का सिलसिला जारी रह सकता है, लेकिन ईरान मुज़ाकरात के लिए राजी हो जाए तो पासदारान इनकलाब समेत तमाम सिक्योरिटी इदारों को बख्श दिया जाएगा। लेकिन ईरान की जानिब से अमरीकी मुज़ाकरात की इस पेशकश को एक और धोखा करार देते हुए रद्द कर दिया गया है। अब तक इस जंग में 555 ईरानी रहनुमा और शहरी शहीद हो गए हैं, जबकि ईरान की जानिब से 500 से ज्यादा अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा भी सामने आया है। ईरान और अमरीका की यह जंग खित्ते के साथ साथ पाकिस्तान और दुनिया के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, और क्या ये तनाज़ा दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ धकेल सकता है, ये कुछ इशूज हैं, इन पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी खारजा है, चेयरमैन है सनोबर इंस्टीट्यूट के एजाज चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सर, ये जो सारी सूरत हाल डेवलप हुई है, ये जो हमला हुआ है, ये सारा कुछ, एक तो सर पहले ये कहिएगा कि आप कहीं ना कहीं इसको कैलकुलेट कर रहे थे, आप समझ रहे थे कि ये सूरत हाल इस नहज पर पहुंचेगी, और साथ ही साथ ये कि जो ईरान की तरफ से रिएक्शन रद्द अमल आया है, वाज इट अ सरप्राइज टू यू सर, या यू सॉ दैट कमिंग टू? क्या आपको लगा कि लगता था कि ईरान इतना रेजिस्ट कर लेगा जितना किया है? जी जी बिल्कुल। ये तो वाज़ेह हो रहा था कि जो मुज़ाकरात हैं उसमें शराइत अमेरिका ने इतनी कड़ी रख दी थी। न्यूक्लियर की नहीं, न्यूक्लियर तो ईरानी मान गए थे, लेकिन इज़राइल को अगर उस पर कदगने लग जाएं तो फिर तो अपने दस्तों पांव काट देने वाला हिसाब है। तो वो ईरान नहीं मान सकते थे। गोया वो मुज़ाकरात तो यानी असल हदफ ही नहीं था। असल हदफ तो ये था कि ये हुकूमत जब कहेगी कि हम ये नहीं कर सकते हैं, मिसाइल अपने नहीं देंगे, तो हम इनके ऊपर फिर कहेंगे कि देखें जी मुज़ाकरा खत्म हो गया, अब हम इन पे हमला करेंगे। तो वो उन्होंने किया। तो ये सारी वो कर रहे थे कि इतनी जो इन्होंने अस्करी साजो सामान जमा किया है अमेरिका ने, ये करेंगे तो सही। और ये भी पता था कि ईरान जवाब भी देगा, क्योंकि ईरान इतना पुरएतमाद नजर आ रहे थे, उसकी क़यादत नजर आ रही थी कि हम करेंगे, कोई ना कोई जवाब देंगे। गोया उनके पास मिसाइलों का खासा जखीरा है जो वो इस्तेमाल करेंगे। अब देखना ये है कि इस वक्त दो ही सिनेरियो बनते हैं। एक तो ये है कि ईरान जिस तरह कह रहा है कि उसने अमेरिका को कुछ जानी नुकसान पहुंचाया है, अभी अमेरिका की तरफ से उसकी नहीं हुई है वेरिफिकेशन इतनी बड़ी तादाद में, लेकिन अगर अमेरिका की वाकई इतनी जाने लग जाएं और इसराइल के अंदर भी अगर इतना ज्यादा नुकसान हो जाए, तो फिर यकीनन अमेरिका और इसराइल चाहेंगे कि जंग रुक जाए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पिछले साल 12 रोजा जंग में इसराइल के अंदर जब बरसात होने लगी इनकी मिसाइलों की, तो उन्होंने रुकवा दी जंग। ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि ईरान के अंदर वो मिसाइल का जखीरा खत्म हो जाए और मीनवाइल वहां पे अफरा तफरी सी फैलनी शुरू हो जाए। क्यादत को खत्म होने से तो फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि अगले रंग आ जाएगा ना, एक और क्यादत आ जाएगी। लेकिन मुल्क के अंदर अगर बेचैनी फैलनी शुरू हो जाए, लोग निकलना शुरू हो जाए और इनके पास मिसाइलों का जखीरा खत्म हो जाए, तो फिर यकीनन ये रजीम कोलैप्स हो जाएगी। मैं रजीम चेंज नहीं कह रहा, रजीम कोलैप्स करेंगे। पहली फेज में शायद उनका मकसद भी यही है कि ये कोलैप्स कर दी जाए। अब जो पहला सिनेरियो है कि ईरान को और अमेरिका और इसराइल को इतना नुकसान पहुंचा दिया जाए, इसके बारे में अभी कोई हतमी राय बनाई नहीं जा सकती। ईरान का दावा है कि उनके पास मिसाइल हैं, वो अभी देखेंगे, आइंदा हफ्ते 10 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन अमेरिका की तरफ से तो चूंकि उनके पास बहुत असला है, बहुत उन्होंने जमा कर रखा है, वो सिर्फ जानी नुकसान जानों से घबराते हैं कि जानी नुकसान ना हो, तो वो अपने बूट्स ऑन ग्राउंड भी इसीलिए नहीं ला रहे। तो वो ये सिर्फ पहले मरहले में कोलैप्स कराएंगे, और चूंकि अपने बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं ला रहे, तो इसका मतलब है कि वहां पे ईरानी जो
है सिलसिला, अगली हुकूमत कैसे लाएंगे, किस तरीके से लाएंगे, वो दूसरा मरला है। वो कहते तो हैं अमेरिकी के हमारे पास तैयार पड़ा है, लेकिन कोई पता नहीं उस लेकिन सर जो दूसरा सिनेरियो है उसके लिए भी अभी तक कोई एविडेंस सामने नहीं आ रहा। फिलहाल तो बड़ा बाएतमाद है ईरान, और ऐसा लग रहा है कि वो फाइट, अगर अमेरिका कहता है कि हम 4 हफ्ते तक जो है वो हमले जारी रख सकते हैं, तो ऐसा लगता है कि ईरान भी फिलहाल ये कैपेबिलिटी रखता है कि वो 4 हफ्ते जवाबी कार्रवाई भी कर सकता है। तो आपको लगता है कि जो एंड टारगेट था जिसकी वजह से इन हमलों को इनिशिएट किया इनिशियली, वो क्या रिजीम कोलैप्स था? रिजीम चेंज तो जैसे आपने खुद भी कह दिया और हर कोई समझता है कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड के बगैर नहीं हो सकता, तो कम से कम मुझे सर एंड टारगेट समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या, अगर तो ये टारगेट था कि ये रेडिकल लीडरशिप है, इसके बाद जो आने वाली होगी मॉडरेट होगी, तो सर इससे भी ज्यादा रेडिकल आ सकती है, इट्स एनीबॉडीज गेस, तो क्या एंड टारगेट था? नहीं, एंड टारगेट कोलैप्स है जी, कोलैप्स है, ताकि वो जब ता वक्त है कि ये बैठ नहीं जाती और वहां पे एक हंगामा सा पैदा नहीं हो जाता और अफरा तफरी हो जाए वहां पे, ये मकसद है। देखिए, मकसद सिर्फ ये भी नहीं है, इसका भी आगे से मकसद ये है कि वो ईरान जिस तरह की का खतरा बनता है इसराइल के लिए, ये वाहिद मुज़ाहमत रह गई है, तो उसको खत्म कर दे, यानी ईरान को इस काबिल ना छोड़ा जाए कि वो इसराइल के अज़ाइम के खिलाफ कुछ कर सके। ये था मकसद उनका। लेकिन सर क्या आपको लगता है कि इसके अंदर खाली असलहा, पैसे, फंडिंग, उससे ज्यादा भी कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इस फाइट को कंटिन्यू करने के लिए? क्योंकि जैसे अभी आपने कहा कि वेरीफाई तो कुछ नहीं हुआ कि अमेरिका में कितना जानी नुकसान हुआ, लेकिन अगर 500 के क्लेम को मैं 50 पर भी ले आऊं सर, तो कुछ बॉडी बैग्स जब घर जाएंगे तो आपको नहीं लगता इंटरनल एक तो प्रेशर बिल्ड होगा अमेरिका के लिए, और दूसरा सर ये जो मिडिल ईस्टर्न ममालिक इन्वॉल्व हैं, नुकसान तो सर उनका हो रहा है प्रैक्टिकली। बेशक वो कह रहे हैं कि वो बेसिस को वहां पर हिट कर रहे हैं, लेकिन वहां पर लॉस हो रहा है, और ये वो ममालिक हैं जो अपना एक फेस पुट अप करते हैं कि ये बड़े सेफ ममालिक हैं। तो आपको नहीं लगता कि अल्टीमेटली यहां से भी प्रेशर आएगा अमेरिका को कि इस मामले को अब खत्म किया जाए? जी, अभी तो दोनों बातें जो आपने कही ना, कि ये अमेरिका के अंदर अगर बॉडी बैग्स जाएंगे तो वो छुपाए नहीं जा सकते, ठीक है ना, तो पता चल जाएगा कि ईरान का दावा सही है या नहीं है। ठीक है। और अगर वो दावा सही ना हुआ और ईरान अमेरिका के लेट से इक्का दुक्का 2 3 4 सिर्फ मरे, तो फिर तो वो दबाव नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर 50 मर गए हैं और फिर वो यानी वो एक सिलसिला चलता रहता है, तो यकीनन दबाव बढ़ जाएगा वक्त के साथ। जो गल्फ रियासतें हैं जी, गल्फ रियासतों को पहले से अंदाजा था इस बात का कि भाई ये जब शुरू होगा तो हमें, वो आपको पता है बड़े अरसे से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपनी इकोनॉमीज को, उनको अंदाजा था कि ये तेल का इन्हिसार अगर खाली हम रखा तेल के ऊपर तो ये एक दिन हमारे लिए मुश्किल पेश आएगी। वो भी चाहेंगे कि ईरान अगर कमजोर हो रहा है, देखें उनके पास ईरान के लिए थोड़ी बहुत हमदर्दी मौजूद थी, क्योंकि इजराइल ने जब से ग्रेटर इजराइल की बात की तो अरब इलाके भी उसमें शामिल होने थे, तो वो सोचने लग गए थे कि असल दुश्मन इजराइल है, ईरान नहीं है। लेकिन ईरान ने जब इनके ऊपर हमला कर दिया है ये कहकर कि आपने अड्डे क्यों दिए हुए हैं, तो ये मेरे ख्याल में ईरान की हिकमत अमली में, मेरे ख्याल में ये सही नहीं थी। मुझे अपना लगता है कि आपको लगता है कि उसने अपने आप को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर लिया है इसके बाद? बिल्कुल कर लिया, बिल्कुल कर लिया। अगर ये सिर्फ इसराइल पे फोकस करते तो इनको बहुत ज्यादा फायदा होता, लेकिन अब जो उन्होंने इतना स्प्रेड थी, देखे ना, मुझे बताएं 6 फ्रंट इधर हैं, अब नाइव है, अमेरिका है, इसराइल है, ये कितने मिसाइल, अनलिमिटेड मिसाइल तो नहीं हो सकते ना किसी के पास, तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद खत्म हो जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? इसलिए मेरा ख्याल है कि ये इन्होंने ये बेहतर हिकमत अमली नहीं थी, कि इनका ख्याल था कि सारी तरफ अगर आग लगा देंगे तो लोग डर के रुकवा देंगे, नहीं रुकवाएंगे। अब तो जंग हर तरफ चल रही है, यूक्रेन की जंग को कितनी देर हो गई है मुझे बताएं, ठीक है ना, कितने साल हो गए, 4 साल हो चुके हैं, लेकिन चल रही है, तो नहीं रुकवाते हैं लोग। वो कहते हैं ये माहौल इस वक्त इस तरह का है कि जंगें चलती रहती हैं, और ईरान के पास ये या होता ना कि न्यूक्लियर बम होता तो खतरा होता कि ये न्यूक्लियर फेंक देगा, वो तो खतरा है नहीं। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि ईरान के लिए ये बहुत अच्छी हिकमत अमली साबित नहीं हुई कि उन्होंने बाकी अरब मुल्कों पर भी जो अटैक किया है। इस कॉन्फ्लिक्ट का सर एंड पॉइंट आपको किसी और इंटरवेंशन के थ्रू नजर आता है? कोई मुज़ाकरात, कोई और ममालिक की इंटरफेरेंस, कोई चाइना, रशिया, इवन हम पाकिस्तान की बात करें, कोई और ममालिक आप समझते हैं कि कोई किरदार अदा कर सकते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त डाइल्यूट हो जाए, या ये अपनी पेस पर ही आप समझते हैं अब डाइल्यूट होगा? आप देख लीजिए, आपके सामने है, चीन है, उसने मजम्मत की है, सिर्फ रूस है, सिर्फ मजम्मत की है, जो कनाडा है, फ्रांस है, उन्होंने अमेरिका की हिमायत की है कि नहीं ईरान बड़ा खराब मुल्क है, ठीक है जी। अब गल्फ रियासतें भी सारी, तो कौन करेगा मुझे बता दें, कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। दूसरों की जंगों में कौन कूदता है जी? उस वक्त कूदते जब आप वॉर टाइम एलाय हो, वरना तो नहीं आते ना बीच में।
तो इसलिए मेरे ख्याल में ईरान ने कुछ वैसे भी सिफारती तौर पर अपने आप को खासा तनहा रखा हुआ था, तो जिसकी वजह से अब कोई ऐसा मुल्क आएगा नहीं जो उसको रुकवाए। ये जो एक चीज इसको रोक सकेगी कि या अमेरिका के बहुत सारे सोल्जर्स सिपाही मारे जाएं, या भारत जो ईरान के अंदर अफरा तफरी फैल जाए। इन दो सिनेरियोज के अलावा और कोई सिनेरियो मैं नहीं देख रहा जंग रुकते हुए। सही, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक दोबारा से इस पूरे मामले के अंदर दोबारा से एक मुज़ाकरात की बात भी अमेरिका की तरफ से की गई, और खबरें यही है कि ईरान की तरफ से उसको मुस्तरद कर दिया गया, क्योंकि ईरान का मौकफ यह है कि हमें धोखा दिया गया पहले मुज़ाकरात की मेज के ऊपर बिठाकर। और ये सवाल सर अपनी जगह पे इट स्टिल रिमेन्स कि ये खबरें आ रही थी कि ईरान बहुत सारे मामलात के ऊपर जो है वो मान भी रहा था। इनरिचमेंट का ही मामला अगर खाली लें, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसके ऊपर वो काफी हद तक कंसीड कर गया था। तो फिर उसके बाद हमला आवर होना, तो धोखा तो फिर हुआ ईरान के साथ कि नहीं? देखिए, अमेरिका के अपने कुछ डायनेमिक्स हैं, दाखिली डायनेमिक्स। डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा कहते रहे मैं जंगे रुकवाने वालों में से हूँ, करने वालों में से नहीं। अब उन्होंने एक यू टर्न लिया हुआ है, ऊपर से मिड टर्म इलेक्शन आने हैं नवंबर में, तो उन्होंने ये देखा है कि माजी में जो भी रिपब्लिकन सदर रहा है, जिसने भी जंग लड़ी है, वो इलेक्शन जीत गया। तो इस वजह से वो अब अपने आप को जंगी सदर के तौर पर पेश कर रहे हैं। एक बादल नखास्ता आज हो रहा है, कांग्रेस में जाएंगे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, और जाके बात करेंगे और बताएंगे कि वहां क्या मूड है। मेरा ख्याल उनको तसल्ली देने के लिए कि देखे मैं अभी भी बातचीत कर रहा हूँ, वो बातचीत कर रहे हैं। हालांकि वो बातचीत तो कुछ नहीं थी, वो तो कह चुके हुए थे कि मैं ऑब्लिटरेट कर चुका हूँ न्यूक्लियर। वो बातचीत अब मिसाइल के ऊपर है। तो मुझे बताएं इस वक्त ईरान कैसे माने कि मैं मिसाइल, अपनी मिसाइल भी हाथ छोड़ दूं? वो तो लड़ेंगे, कहेंगे हम डूब रहे हैं, हम आपको भी डुबोएंगे। इसके मिसदाक वो काम कर रहे हैं इस वक्त। जी, तो आपको इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा? सब पेपर सेगमेंट का वक्त हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो ऑनगोइंग सिचुएशन है, कॉन्फ्लिक्ट है ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान, उसके हवाले से हमने उनसे उनकी राय प्रोग्राम में शामिल की। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में भी हम बात करेंगे अमेरिका और इजराइल की जानिब से ईरान पर जो हमला किया गया है, और प्रोग्राम में ज्वाइन किया है हमें इन्हीं इशूज़ पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी हैं ईरान से जॉन हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। जॉन साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। सर, सबसे पहले तो अगर हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए क्या सूरत हाल है सर तेहरान में इस वक्त? जी देखिए, तेहरान में इस वक्त एक्सप्लोजन की आवाजें आ रही हैं, बॉम्ब बहरहाल गिर रहे हैं, ड्रोन से अटैक हो रहे हैं ऊपर से, एंड ऑब्वियसली इंटेंसिटी इसके अंदर कम है बनिस्बत थोड़े पहले दिनों के, लेकिन बहरहाल यहाँ पे बॉम्बिंग चल रही है। और अवामी सेंटिमेंट की अगर बात करें तो जो नेतन्याहू बता रहा था ट्रंप को कि आप हमला करें, लोग बाहर आ जाएंगे, और ट्रंप ने खुद भी बोला कि जी बाहर आ जाएं आप, अब मैंने कर दिया हमला। तो अनफॉर्चुनेटली वो कोई आया नहीं ट्रंप के लिए, और यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे एक सेंटिमेंट, बहुत गुस्सा है, गम है लोगों को, जो आयतुल्लाह खामनेई के साथ इन्होंने इलीगली और अपॉनेंटली जो इन्होंने किया है उसके ऊपर। तो सेंटिमेंट बहुत बिल्कुल भी बदले के अलावा इस वक्त ईरान से कोई आवाज नहीं आ रही, किसी भी बंदे से जिससे मैंने बात की, बदले के अलावा कोई बात नहीं हो रही। आप इसको कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को? आपको लगता है कोई मिसकैलकुलेशन हुई है इजराइल और अमेरिका के एंड के ऊपर, तो मामलात यहां तक पहुंचे और ये एस्केलेशन हुई है? क्योंकि आपने भी कहा ना कि ईरान से बदले की आवाज आ रही है। ईरान से पहले भी कुछ प्रोटेस्ट हो रही थी, कुछ और तरह की आवाजें उठ रही थी। आपको लगता है कि उन आवाजों को मिसरीड करके ये हमलावर हुए हैं? देखिए, ये हमेशा ही मिसकैलकुलेट करते हैं, ये पहली दफा नहीं, इन्होंने हमेशा अपना ही नुकसान किया है। जो थोड़ी बहुत ऑपोजिशन होती भी है, ये हमला करते हैं और मुल्क के स्पिरिट को रिवाइव कर देते हैं। और अब तो इन्होंने जो काम किया है इसकी ये परमानेंटली इन्होंने फिक्स कर दिया है। ना अमेरिका के ताल्लुकात कभी भी ईरान के साथ अवामी लेवल पे तो कोई सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा ही नहीं ईरानियंस के अंदर, जो वाकया हुआ इतना बड़ा इसकी वजह से। और लास्ट टाइम भी आपने देखा था, देखिए 2 मकसद थे। ये ना सिर्फ ये था कि प्रोटेस्टर्स बाहर आ जाएंगे और वो ओवरटेक कर लेंगे, सड़कों को सेलिब्रेट करेंगे, बल्कि दूसरा मकसद ये था लीडरशिप को टारगेट करने का, जो 12 दिन की जंग में था मकसद, कि अगर हम अटैक करेंगे तो लीडरशिप होगी नहीं और डिसीजन मेकिंग कोई नहीं कर रहा होगा, और ईरान जो है वो रिटेलिएट भी नहीं करेगा। तो ये मिसकंसेप्शन, जो दूसरा मिसकंसेप्शन है, ये भी, इसके ऊपर भी इनकी मिसकैलकुलेशन थी। और अब आज देख रही हैं आपके जो है इनके जहाजों के ऊपर भी, इनके जो एयरक्राफ्ट फाइटर्स हैं वो भी गिर रहे हैं, और इनके जितने भी एसेट्स इनके मौजूद थे, जिन्होंने अटैक, सारे एसेट्स को नहीं टारगेट किया ईरान ने। एक मिसकंसेप्शन फैलाया जाता है कि ईरान जो है वो सारे माशाल्लाह दोस्त ममालिक, जो ब्रदरली सो कॉल्ड कंट्रीज हैं, इजराइल और अमेरिका के जो दोस्त हैं, उनके नेटो के एसेट्स के ऊपर हमला नहीं किया, जो तुर्की के अंदर हैं, यूएस एसेट्स जो तुर्की के अंदर हैं उन पर हमला नहीं किया, अजरबैजान के अंदर जो यूएस के एसेट्स हैं उनके ऊपर हमला नहीं किया, ओमान के अंदर हमला नहीं किया एसेट्स के ऊपर। तो जाहिर सी बात है ईरान कोई बिला वजह तो नहीं अटैक्स कर रहा है, जो बेसिस के ऊपर कर रहा है, और यही वो बेसिस हैं जिनको अमेरिका ने बैठाया हुआ था। और हमेशा मिसकैलकुलेशंस की वजह से नुकसान भी बेचारे ये जो
जो मुल्क हैं जो ब्लैकमेल होते हैं अमेरिका की धमकियों से कि असला खरीद लो और हम तुम्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, बेचारे नुकसान जो है वो उनको भी भरना पड़ रहा है इस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल, एक अजीब सी सूरत हाल है जो डेवलप हो गई है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सर ये जो सारी सूरत हाल डेवलप हुई है, वही यहीं से अगर गुफ्तगू का आगाज कर लूं कि क्या कैलकुलेट करके ये हमला जो है इसका आगाज किया गया अमेरिका और इजराइल की तरफ से, क्योंकि जो बात समझ में आ रही है सर वो तो बड़ी एक नाइव सा एक थॉट प्रोसेस इसके पीछे दिखाई देता है कि शायद ईरान के अंदर जो है प्रोटेस्ट हो रही है, वहां पर कुछ आवाजें उठ रही हैं, अगर हम यहाँ से हमलावर होते हैं एंड इफ वी आर एबल टू टेक आउट द सुप्रीम लीडर, तो वहां पर कोई इनबिल्ट कोई नेचुरल किस्म का रिजीम चेंज हो जाएगा। सर ये तो कोई बड़ी अजीब सी मजेका खेज सी बचकाना सी सोच नहीं हुई फिर इस पूरे इतने बड़े मैसिव अटैक के पीछे? देखिए बेसिकली बात यह है कि इन्होंने जो 1-2 महीने पहले, आपको याद है कि इनके एजेंट्स आए थे काफी ज्यादा, मोसाद के, रॉ के, उसके बाद सी के, उन्होंने आके इंस्टिगेट किया अवाम को और लोगों को बाहर निकाला एंड दे थॉट कि अभी ये रजीम के बहुत खिलाफ हो गए हैं और अगर हम कोई ऐसा मिलिट्री एक्शन करते हैं और इनकी लीडरशिप को हटा देते हैं तो लोग निकलेंगे, दे विल खुद ब खुद आकर रजीम चेंज करेंगे। और आपके सामने ट्रंप ने अपनी स्पीच में भी ये बात की कि मैं इस वक्त पासदार ने ईरान, उनकी मलेशिया, उनकी आर्मी को कह रहा हूँ कि आप सरेंडर कर दें और विल गिव यू इम्यूनिटी और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना आपके लिए डेथ खड़ी हुई है। तो वो दे थॉट के फौज हथियार डाल देगी, वो भी उनसे तंग है और जैसे अवाम खड़े हो जाएंगे और फिर रजा शाह पहलवी को बड़े मजे से वर्टिकल लैंडिंग लाके करेंगे, बिठाएंगे और उसके बाद वो अपनी इजराइल नवाज हुकूमत आ जाएगी, जो कि बड़ी मिस कैलकुलेशन थी। और आप उसके सामने नजर आ रहा है कि देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ईरानी अवाम बहुत रेजिलियंट कौम है और बड़ी वो सख्त कौम है, वो नेशनल इश्यू के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और खासतौर जब फॉरेन कोई पावर आती है जिस तरीके से इजराइल ने और अमेरिका ने अटैक किया है, तो वो इसको किसी हालत में उनकी मर्जी की हुकूमत नहीं आने देंगे। अगर जब भी इलेक्शन होते हैं और अगर वो ये समझते हैं कि हमने हुकूमत चेंज करनी है, अपनी अपोजिशन में लानी है हुकूमत, तो इन विद इन अफगान ये ईरान के अंदर से लेकर आएंगे, बट दैट विल हैव गॉट नथिंग टू डू विद अमेरिकन या इजराइल की मर्जी की हुकूमत आएगी। एक तो ये बड़ी क्लियर बात होनी चाहिए। और उसके बाद अभी भी आपके सामने उन्होंने डिसीजन जो शो किया है कि वो उन्होंने काफी इजराइल का नुकसान पहुंचाया है। इवन इब्राहिम लंगन ने उनका एक ऑफ कैरियर है, वहां तक वो पहुंच के उन्होंने जो वहां पर मिसाइल फायर कर दिए हैं। उसके बाद जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है जहां पर अमेरिकन के एसेट्स हैं वहां पर गए, बट वो एसेट्स सिर्फ दे हैव गॉन टू जहां पर अमेरिकन बेसिस हैं या अमेरिकन ट्रुप्स हैं, दे हैव नॉट गॉन टू सिविल पॉपुलेशन ऑफ किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में। ये बात है, बट आई स्टिल फील कि बेहतर उनके लिए यही होगा कि वो इजराइल कॉन्ट्रैक्ट करें। छोटा मुल्क है, अगर 25-30 मारते हैं मिसाइल तो चलो 10 तो जाएंगे ना, बाकी अगर रास्ते में इंटरसेप्ट भी हो जाते हैं तो वो इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इजरायली और अभी तक भी खबरें यही है कि इजराइल में शदीद किस्म की बमबारी हो रही है, नेतन्याहू के दफ्तर के बाहर भी हमले की जो है वो खबर है। वो तो सेंसरशिप इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखी है कि खबरें उस तरीके से नहीं आती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ईरान जो है वो खासा टफ टाइम दे रहा है। सर तो आपको लगता है कि वो जो एक फाइट पुट अप करने वाली बात होती है, यू थिंक ईरान इज इन अ पोजिशन टू पुट अप अ गुड फाइट? क्योंकि अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल फुली प्रिपेयर्ड भी है और वो बैक डाउन भी नहीं करने वाले। देखिए, ईरान कैन डेफिनेट फाइट, लेकिन एक बात है ना, अगर अमेरिका और इजराइल जो इजराइल की अमेरिकन पावर है, एब्सोल्युटली पावर है, तो अल्टीमेटली तो ईरान को नुकसान होगा, आई एम टू अंडरस्टैंड। लेकिन वो इन रिटर्न इसका इजराइल का भी ठीक ठाक नुकसान करेंगे। व्हाट आई पर्सनली थिंक इज कि अमेरिकन को बिल्कुल ही नेगोशिएशन टाइम पर खत्म तकरीबन पहुंच गई हुई थी और ईरान हैज एग्रीड कि हम 0% यूरेनियम को भी एनरिच नहीं करेंगे और आप बेशक इंटरनेशनल कमीशन के रेप्स को बुला लें, आप अपनी टीम डाल लें, वो भी आके इंस्पेक्ट कर ले, एंड वी विल नॉट डू इट। द ओनली इशू वाज ऑन मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म कर दें। अगर वो खत्म कर दें तो ईरान की तो वैल्यू खत्म हो जाती, जब मर्जी आके जो मर्जी करता। तो मेरे ख्याल में मुझे लगता तो यही है कि शायद ये अगर रजीम चेंज होने में वो फेल होते हैं और अवाम खड़ी हो जाती है इस हुकूमत के फेवर में, तो मेरे ख्याल में शायद इतना इजराइल को नुकसान हो कि वो खुद ब खुद, जिस तरह लास्ट में उन्होंने खुद अमेरिका को आते हमारी जंगबंदी करवा दें, जंगबंदी, और वो सो यही करेंगे कि हमने ईरान का बड़ा नुकसान कर दिया, उसकी नेवी को तबाह कर दिया हमने, इससे कोई फेस सेविंग हासिल कर लेंगे। सर ये रिजीम चेंज की जो बात है ना, जॉन हुसैन साहब, ये तो मैंने जैसे पहले भी सवाल पूछा ब्रिगेडियर साहब से कि बड़ा एक नाइव कॉन्सेप्ट मुझे तो लगा। ईरान इज अ कंट्री जहां पे सिस्टम्स बड़े, स्ट्रक्चर्स बड़े सेट इन प्लेस हैं।
एक ओहदे के पीछे 4-4 लोग जो है वो खड़े हुए हैं और वहां पर एक बड़ा तरीकाकार है जिससे लोग रिप्लेस हो जाते हैं। तो मुझे नहीं समझ में आई कि रिजीम चेंज का जो आइडिया वो कहां से आया। लेकिन थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि इस पूरे मामले में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका जो है वो अब आगे पीछे क्रॉस रोड्स पर आएंगे, एक दूसरे के मुखालिफ उनकी पॉलिसी हो जाएगी, क्योंकि आयतुल्लाह खामेनी को टेक आउट करना उससे मिडिल ईस्ट में आग लग सकती थी, ये सबको पता था और जो कि लग गई, हमने देखा। इजराइल को सूट करता है, अमेरिका को तो सर सूट नहीं कर सकता। नहीं उनका मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आती हूँ, मैं जरा जॉन साहब से इस पे कमेंट ले लूं। जी सर। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर क्या सिचुएशन है इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहले एपैक जिस कैंडिडेट को स्पॉन्सर करती थी और फंड करती थी वो कैंडिडेट जीतता था। आज आप देख रही हैं कि जोरान ममदानी जैसे लोग, ऑल्दो न्यूयॉर्क है वो डेमोक्रेट्स का एक जोन है वहां पे, लेकिन ट्रेडिशनली डेमोक्रेट्स जो एपैक सपोर्टेड हैं वही आते हैं ऊपर वहां पे भी। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर एक ओवरऑल ट्रेंड ये हो गया है कि अमेरिकन अवाम इजराइल से तंग आ चुकी है और वहां पे इजराइल फर्स्ट और अमेरिका फर्स्ट के बीच में एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है, जिसके ऊपर निक फुएंटेज और टकर कार्लसन और कैंडिस ओवेंस, ये सारे लोग बड़ी बड़ी यूथ की जो पॉपुलेस है उसको जो है बहुत ज्यादा पैमाने पे इन्फ्लुएंस करके वहां पे एक सेंटिमेंट बन गया है इजराइल के खिलाफ की जो जंगों में अमेरिका धकेल देता है ना, जिन जंगों में अमेरिका को धकेल देता है उसमें अमेरिका का नुकसान होता है, इजराइल का तो कोई नुकसान नहीं होता। उल्टा अमेरिका जो है कितनी, अभी जब यूएस सोल्जर्स आएंगे और ये सेंटिमेंट अवाम के ऊपर जब जाएगा तो बिल्कुल देयर इज नो डाउट कि इंटरनल जो डिसेंट है, फ्रिक्शन है, वो पैदा होगी। अमेरिकन खुद प्रेशराइज करेंगे कि हमने मना किया था कि नहीं जाना, फिर भी इजराइल के कहने के ऊपर आपने जंग की और देखो सोल्जर्स जो है वो जी बिल्कुल बॉडी बैग्स घर जाएंगे तो कोई ना कोई तो उसका आएगा बैकलैश। नो डाउट दिस विल हैपन। तो अब तो आप समझते हैं कि उसका जो है वो होगा इम्पैक्ट। नहीं, ये तो खैर मैं कहीं और पर भी एक एनालिसिस सुन रही थी कि ईरान के अंदर रिजीम चेंज करते करते कहीं अमेरिका के अंदर रिजीम चेंज ना हो जाए, क्योंकि जो अपने आप को पीस प्रेसिडेंट कह के जो है वो बता रहे थे, वो किडनैपिंग्स कर रहे हैं, सरबराहाने जो है मुमलिकत की, वो लोगों को कत्ल करवाते फिर रहे। तो मेरा ख्याल है इट इज नॉट गोइंग टू रिफ्लेक्ट नाइसली और वेल ऑन हिम ऑल्सो। देखिए, आयतुल्लाह खामनेई ने ये कहा था कि एक बड़ी ताकत हो सकता है कि ऐसा उसको थप्पड़ खाए वो कि कभी उठ के किसी को दोबारा जो है वो ना कर सके। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल सही बात है। दिस इज गोइंग टू बी द स्टार्ट ऑफ द डाउनफॉल ऑफ अमेरिकन हेजेमनी एंड यूनिपोलैरिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड द माइट इज राइट कॉन्सेप्ट जो उन्होंने बार बार जो आपके दिमाग में हम लोग को स्पून फीड करा के बताया ना कि माइट इज राइट और हम ताकतवर हैं तो हम जो दिल चाहेगा करेंगे। और ये जो उन्होंने डिसरिगार्ड शो किया है, बिल्कुल किसी भी निगोशिएशन के ऊपर भरोसा उठ गया दुनिया का, किसी भी बात के ऊपर, किसी भी इंसानियत के ऊपर, और कोई दुनिया के अंदर कोई प्रेसिडेंट या हेड ऑफ स्टेट जो है वो सेफ नहीं है। So before I take a break, एक क्विक कमेंट कर दीजिए, ईरान कितना सस्टेन कर सकता है? आप सिचुएशन को सबसे ज्यादा अच्छा बयान कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, ईरान, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो गलत फहमी है ना अमेरिका की कि अवाम साथ है, उसकी वजह से बहुत सारे मुझ जैसे लोग जो है वो बचे नहीं, क्योंकि वो कारपेट बॉम्बिंग तो कर नहीं सकते मास किल के ऊपर, ठीक है, लीडरान को वो मारते ना जितना उनको मारना, उनको पता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो ईरान का जो स्टॉक पाइल है, 400 ड्रोन जो रोजाना बनाता है ईरान और 200 मिसाइल बनाने की जो कुवत रखता है और एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी, कोई पुराना वो नहीं है, रशिया ने $3 बिलियन की टेक्नोलॉजी इनसे खरीदी है। तो ये जो मिसाइलें जो लाखों स्टोर हुई हुई हैं, प्रॉब्लम ये है और पॉइंट ये है कि अमेरिका और इजराइल के क्या एयर डिफेंस सिस्टम्स इतने मजबूत हैं रीजन के अंदर और इजराइल के अंदर कि वो सस्टेन कर सकेंगे ईरानियन मिसाइल्स को और ड्रोन्स को। तो आई डोंट थिंक कि वो इतने, और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने तो देखा ही नहीं था जिंदगी में कभी, उनकी आर्टिफिशियली इकोनॉमीज चल रही हैं, 90% लोग उनके अपने खुद के नहीं है। तो आई डोंट थिंक ईरान के अंदर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस ईरान के अंदर है, अगर किसी के अंदर है तो अमेरिका से भी ज्यादा रेजिस्टेंस आई वुड से, और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोलॉन्गिंग द कॉन्फ्लिक्ट है। अमेरिका भी इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन ईरान कर सकता है। सर आपका बहुत शुक्रिया जॉन साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, और बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी सर के आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहे। व्यूअर्स, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है हमारे साथ। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो मामला है ईरान को लेकर, तो उसी पर मजीद बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। बहुत सारा जो इस वक्त क्या हो रहा है वहां पर, उस तरह का राउंड अप और ये एनालिसिस तो बहुत हम आपसे ले रहे हैं, लेकिन इस सारी सूरत हाल के बीच में भी हमने देखा कि कहीं एक दावा आया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि ईरान जो है वो, ईरान की जो अब लीडरशिप है वो हमसे मुज़ाकरात की बातचीत कर रही है। ये कोई दावा समझ में नहीं आया, और आपको लगता है कि इस सिचुएशन पे या इस पॉइंट इन टाइम पे कोई एतबार करेगा, कोई ट्रस्ट करेगा उनके ऊपर और मुज़ाकरात हो सकते हैं? क्योंकि ऑलरेडी मुज़ाकरात हो रहे थे और ईरान की तरफ से तो ये कहा गया कि उनको धोखा दिया गया और उन पर हमला किया गया।
देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं, उनको धोखा दिया गया है, क्योंकि जहां तक एटमी प्रोग्राम की बात है, एटमी प्रोग्राम तो JCPO के वक्त भी जो है उसके ऊपर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो एक तरह तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो चुके थे। इसलिए जो ओमान ने कहा कि जी वो कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड्स एग्रीमेंट के लिए तैयार थे, वो भी बात दुरुस्त है। सो असल में इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका ने उनको धोखा दिया मुज़ाकरात में। दूसरी बात यह है कि वो किस लीडरशिप से बात कर रहे थे। अब ये एक फैसला खुद बात है, क्योंकि हो सकता है वो उस लीडरशिप से बात कर रहे हो जिसको वो लेके आना चाह रहे हो, शायद हो सकता है उसमें रजा पहलवी साहब हों, कुछ और लोग हों, लेकिन ईरान के अंदर भी उनके कुछ ना कुछ लोग जरूर होंगे, क्योंकि जितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, मतलब जो इतनी बड़ी आपकी लीडरशिप चली गई है, इसका मतलब ये है कि ये जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन ब्रीच, चाहे वो टेक्निकल मेजर्स के थ्रू क्यों ना हो, उसके अंदर यकीनी तौर पे जो इनर सर्कल है वहां से कहीं ना कहीं से ये इंफॉर्मेशन गई होगी कि वो इतना करीब है कि वो बता सकते थे कि जी इस लेवल के ऊपर, इस जगह के ऊपर, मतलब पार्ट ऑफ द इनर ग्रुप है। अब वो इनर ग्रुप में कौन है, और अगर तो वो इस बात के इंतजार में थे कि शायद उन्होंने मतलब लीडरशिप लेनी थी, तो वो तो नहीं हो सकती। लेकिन आपको नहीं लगता, मैं पहले भी ये बात कर रही थी प्रोग्राम में, कि ये एक बहुत ही एक नाइव, एक बड़ी वो प्लेन सी थिंकिंग थी कि हम इस तरह का कुछ करेंगे और वहां पर रिजीम चेंज हो जाएगा। ईरान एक ऐसा मुल्क है जो बड़ा स्ट्रक्चर्ड है, वहां पे एक पूरा तरीका कार इन प्लेस है लीडरशिप को रिप्लेस करने का। तो किसी स्ट्रीट प्रोटेस्ट को या अपनी थोड़ी बहुत इन्फिल्ट्रेशन को बेस बनाकर ये समझना कि हम हमला करेंगे रिजीम चेंज हो जाएगा, आपको नहीं लगता कि थोड़ी चाइल्डिश थिंकिंग थी, प्लानिंग थी? नहीं, बिल्कुल चाइल्डिश थिंकिंग नहीं थी। देखिए, उन्होंने 2-3 जगहों के ऊपर बड़ी कामयाबी से ये काम किया। एक उन्होंने इराक में ये काम किया और एक उन्होंने लिबिया में ये काम किया। इराक में उन्होंने ये कहा कि जब सद्दाम हुसैन को के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की, तो उन्होंने कहा कि जी हम इराकी आर्मी और जो है इराकी पुलिस और इराकी ब्यूरोक्रेसी और सद्दाम के साथ जो लोग हैं उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन हम सिर्फ उन लोगों के खिलाफ हैं जो बाथ पार्टी का हिस्सा है। यही सिचुएशन इन्होंने यहाँ करने की कोशिश की। उन्होंने कहा हम किसी और के खिलाफ नहीं, पहले इन्होंने IGRC को क्रिमिनलाइज किया, IGRC के खिलाफ जो है पाबंदियां लगवाई, फिर उन्होंने कहा नहीं, हम जो लोग IGRC के खिलाफ हैं हम जो है उनके साथ है। फिर इन्होंने जो है खुमैनी साहब के खिलाफ ये काम किया। लेकिन ईरान का थोड़ा सा मसला पेचीदा इसलिए क्योंकि ईरान में मुख्तलिफ ताकत के मराकज़ हैं, और इससे भी बड़ी बात यह है कि ईरान के अंदर जो लीडरशिप है वो 1 दिन या 2 दिन ही, तकरीबन 40 साल तक रही। इसके अलावा उन्होंने बहुत बड़ी जंगें भी लड़ी, यानी 10 साल तक जंगें लड़ी। इसके अलावा इससे जो अहम बात है वो ये कि अमेरिकन सैंक्शंस लगी, और उससे भी बढ़ के कि कुछ महीने पहले जो है वो एक जंग लड़ चुके हैं 12 दिन की। मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा कि वो इराक या किसी और मुल्क से कंपेयर नहीं करना चाहिए था ना। ईरान की डायनामिक्स थोड़ी सी फर्क हैं अगर हम सारी सूरत हाल के ऊपर बात करें, लेकिन जो अभी होना था वो हो गया। अमेरिका की तरफ से ये कहा जाना कि हम 4 हफ्ते तक जो है वो हमला जारी रख सकते हैं, इसको आप कैसे देख रही हैं? ईरान सस्टेन कर सकेगा, नहीं कर सकेगा? अमेरिका सस्टेन कर सकेगा या नहीं कर सकेगा? क्योंकि रीजन के अंदर जो सपोर्ट बेसिस है अमेरिका की, वो जिस तरीके से ईरान से की तरफ से हिट हो रही है, क्या अमेरिका वो वाला प्रेशर ले सकेगा जो अब आएगा मिडिल ईस्टर्न ममालिक से अमेरिका को? देखिए, फेज 1 है। इसके अंदर हमने ये देखना है कि जंगी अमेरिका कभी इसलिए नहीं लड़ता कि अमेरिका ने कोई जंगी अहदाफ हासिल करने होते हैं। ये बात समझने की जरूरत है। अमेरिका हमेशा जंगी लड़ता है जब उसको इक्तिसादी फायदा होता है, और अमूमी तौर पे जब वो जंगी लड़ता है तो कोई और उनकी उन जंगों के पैसे देता है, जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर जो दिफाई इंडस्ट्री है वो एक खुदकार निजाम के तौर पर काम करना शुरू कर देती है। तो इस वक्त जो है तमाम मशरक़ वस्ता के ऊपर जो ईरान की जो थ्रेट है वो उन्होंने रियलाइज करके रियल कर दिया है। तो एक लिहाज से उनकी उम्मीद ये है कि इस जंग की जो तमाम पैसे हैं, जो तमाम खर्चात हैं, वो मशरक़ वस्ता के ममालिक ने हैं। लेकिन मशरक़ वस्ता ने इस दफा पहली दफा जो काम किया वो शायद इससे पहले नहीं हुआ। वो ये है कि उन्होंने कहा कि जी कतर के बाद क्योंकि जब कतर पे हमला हुआ तो उन्होंने कहा कि जी कतर पे हमला था, अमेरिका पे हमला नहीं था, इसलिए जब अमेरिकन बेसिस पे हमला हुआ है तो तमाम गल्फ ने जो है मजम्मत भी की है, कहा भी है, लेकिन ये कहा है उन्होंने कि ये जो हमला है ये अमेरिकन बेसिस के ऊपर हुआ है, और हमारा जो गल्फ की जो जितने भी ममालिक उन्होंने कहा हमारी फजाई हदूद इस्तेमाल नहीं होंगी, जिसकी वजह से अमेरिका को KC-35 इस्तेमाल करना पड़ा सिर्फ और सिर्फ ये जो फ्यूलिंग जेट्स हैं, मतलब इनको ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, यानी कि हवा में एयर टू एयर मतलब फ्यूलिंग के तहत इनको ये ऑपरेशन करना, यानी कि जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो इंक्रीज कर गई है। इसका जो इम्पैक्ट है जाहिर है ये एक लेवल तो ये है। दूसरा जो इम्पैक्ट है वो ये है कि जो दुनिया के अंदर तेल की जो अखराजात उसमें अगर इजाफा होता है तो जाहिर है इसका जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो अमेरिका को होता है, क्योंकि जो दुनिया में तेल है और जो सोना है और साथ अमेरिकन डॉलर है वो एट द बैक है ऑफ ऑयल ट्रेड, लेकिन एसेंशियली अमेरिकन डॉलर। लेकिन जनरली वर्ल्ड इकोनॉमी तो विल गो डाउन द ड्रेन ना। ये जो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करेंगे, अरामको हिट हुआ है,
जी देखें वो तो है, लेकिन असल बात ये नहीं है कि वर्ल्ड इकॉनमी नीचे जाएगी। असल बात ये है कि अब अमेरिका के लिए चैलेंज ये है कि अभी अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, क्योंकि ईरान ने तमाम मिलिट्री बेसिस हिट किए हैं, इसलिए जो अमेरिका का जो बैरी बेरा है उसको अगर रिफ्यूल करना है, यानी कि उसने दोबारा जो है अपने हथियारों को से अपने आप को लेस करना है, तो उसके लिए उसको कोई ना कोई बेस की जरूरत है। जो नियरेस्ट बेस है वो डिगो ग्राशिया में, और तकरीबन 3.5 दिन के दूर फासले के ऊपर है। इसका मतलब ये है कि अगर वो दोबारा प्लान करते हैं नेक्स्ट फेज ऑफ नेवल ऑपरेशंस, तो तकरीबन उनको 7 दिन चाहिए। और 7 दिन का मतलब ये है कि 7 दिन में ये तमाम एरिया जो है डिफेंसलेस होगा और उस पर इनके पास कोई ऐसी स्ट्रेटेजिक चीज नहीं है। फिर ये जो बेसिस इन अटैक पे आई हैं, यहाँ से भी कोई अटैक्स नहीं हो रहे एज सच। सो इस वक्त जितने अटैक्स हो रहे हैं वो बड़े लिमिटेड सोचे समझे। अमेरिका जंग लड़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, 1 महीना नहीं, वो 1 साल भी लड़ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ईरान भी 1 महीना नहीं 1 साल जंग लड़ सकता है। ये जो प्रॉब्लम है, जंग लड़ने का कभी नहीं मसला होता। अब जंग लड़ सकते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि जंग आप रोकेंगे कैसे? बिल्कुल, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, वरना मैं इस पे जी मैं जरूर बात करती। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया सुल्तान। बिल्कुल दुरुस्त है कि जंग का आगाज करना जो है वो मुश्किल नहीं होता, वो रुकेगी कहाँ, ये बात जो है वो तय करना असल चैलेंज होता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, वरना हम इस पर मजीद जरूर बात करते हैं। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।